मैग्नेटिक फील्ड के वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक मैग्नेट दूर रखे हुए मैग्नेट को एक डिस्टेंस से ही अट्रैक्ट या रिपेल कर पाता है। तो ऐसा होता है क्योंकि मैग्नेट अपने चारों तरफ एक फील्ड को जनरेट करता है और यही फील्ड दूसरे मैग्नेट्स पे एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। अब इस फील्ड को हम बुलाते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर इस फील्ड में कोई मैग्नेट आता है तो वो एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को फील करता है। तो असल में ये फील्ड ही है जो कि बाकी के मैग्नेट्स को पुश या पुल कर पाता है। लेकिन देखो, मैग्नेटिक फील्ड के वीडियो में हमने इस फील्ड को एक ग्रीन कलर के क्लाउड से दिखाया था। लेकिन यार ये क्लाउड ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन को नहीं देता है। जैसे कि ये क्लाउड हमें ये नहीं बताता है कि मैग्नेट का फोर्स ये कहां पे स्ट्रांग होगा और कहां पे वीक होगा। जैसे कि हमें पता है कि मैग्नेट के पास में ये फोर्स ये स्ट्रांग होने वाला है और मैग्नेट से दूर में ये फोर्स वीक होने वाला है। और ये हमें ये भी नहीं बताता है कि मैग्नेट की फोर्स की डायरेक्शन क्या होने वाली है। देखो, मैग्नेट के अराउंड अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स ये अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। तो इस डायरेक्शन को भी ये नहीं बता पाता है। तो इसीलिए हम इस ग्रीन क्लाउड के जगह पे एक अलग तरीके का इस्तेमाल करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए। इसके लिए हम ड्रॉ करने वाले हैं कुछ लाइंस और इसे हम बुलाने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ करें और इनसे इंफॉर्मेशन कैसे निकालें। तो आओ मैग्नेटिक फील्ड को एक कलर के बजाय कुछ लाइन से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये लाइन हमें ये भी बतानी चाहिए कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो देखो, इसके लिए हम उल्टा काम करने वाले हैं। हम पता लगा लेते हैं कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में हम मान लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी पॉइंट कर रही है। तो आओ यही करते हैं, पता लगाते हैं कि इस बड़े से मैग्नेट के अराउंड इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा मैग्नेट लूंगा और इस पॉइंट पे रख देने वाला हूं और जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेट फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेट पॉइंट करेगा ना, वही हो जाएगी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन एट दिस पॉइंट और उसी डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अब देखो, इसी को दिखाने के लिए मेरे पास है एक कॉम्पस और कॉम्पस में होता है एक छोटा सा मैग्नेट। ये जो नीडल है ना, ये एक छोटा सा मैग्नेट है और ये एक पॉइंट पे फ्रीली रोटेट कर सकता है। देखो, इस नीडल की ये जो रेड वाली पोर्शन है ये हो गई नॉर्थ पोल और ये ब्लैक वाली पोर्शन ये हो गई साउथ पोल। तो अगर मैं इस कॉम्पस को इस पॉइंट पे रखूं तो इस कॉम्पस का नॉर्थ पोल इस बड़े से मैग्नेट के साउथ पोल से अट्रैक्ट होने वाला है, ये इसकी तरफ मूव कर जाने वाला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अनलाइक पोल्स ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे इस कॉम्पस का जो साउथ पोल है ना, ये बड़े से मैग्नेट के साउथ पोल को रिपेल करने वाला है, ये राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि सेम पोल्स ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे कॉम्पस का नॉर्थ पोल ये लेफ्ट साइड में फोर्स को फील कर रहा है और कॉम्पस का साउथ पोल ये राइट साइड में फोर्स को फील कर रहा है। तो यार, किस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को माने? तो साइंटिस्ट ने बहुत पहले ये मान लिया कि जिस डायरेक्शन में किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा ना, उसी डायरेक्शन में होने वाली है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे क्योंकि कॉम्पस का नॉर्थ लेफ्ट में पॉइंट कर रहा है, तो यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स ये लेफ्ट में होने वाली है और लेफ्ट डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट करेगा इस पॉइंट पे। अब अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का पता करना है तो मैं कॉम्पस को यहां पे लेके आ जाऊंगा। तो देखो, यहां पे हमारी कॉम्पस की नॉर्थ पोल ये रिपेल हो रही है, ये नॉर्थ पोल इस बड़े मैग्नेट की नॉर्थ पोल से रिपेल हो रही है, इस डायरेक्शन में लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। तो यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स होगा लेफ्ट डायरेक्शन में और सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ये भी लेफ्ट डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा। अब देखो, इन दोनों पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना ये तो आसान था, ये तो मैं बिना कॉम्पस के अंदाज से ही बता सकता था यार, क्योंकि नॉर्थ पोल यहाँ पे अट्रैक्ट होगी और यहाँ पे रिपेल होगी। लेकिन अगर कोई और पॉइंट लेते, जैसे कि ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट, तो यहाँ पे अंदाज से बता पाना ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता, यहाँ पे मुझे एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा। तो आओ कॉम्पस को यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल कॉम्पस का ये इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो यानी कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड ये भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट करने वाली है। अब अगर मुझे अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना है तो मुझे इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहना पड़ेगा। मुझे कॉम्पस को हर एक पॉइंट पर ले जाके वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन यार, इसमें मजा तो आएगा लेकिन बहुत टाइम भी लगने वाला है। तो इसी के लिए खान एकेडमी की वेबसाइट पे एक सिमुलेशन है जहां पे तुम सेम एक्सपेरिमेंट को सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत ही जल्दी कर सकते हो। तो अब यही करते हैं, हम इस सिमुलेशन की मदद से हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाते हैं। तो देखो, ये हो गया हमारा सिमुलेशन। यहाँ लेफ्ट साइड में इस सिमुलेशन का कोड लिखा हुआ है, हमें इससे मतलब नहीं है। राइट साइड में है ये सिमुलेशन जहां पे हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो आओ करते हैं। वैसे मैंने इस सिमुलेशन का लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है ताकि तुम वीडियो देखने के बाद इसके साथ खुद भी खेल सको। अब देखो, यहाँ पे सेटअप बिल्कुल ही सिमिलर है। हमें दिया हुआ एक बार मैग्नेट और एक कॉम्पस,
जिसकी मदद से मैं अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगा सकता हूँ। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं स्पेस बार को दबाऊं तो मेरे पास यहाँ पे एक एरो आ जाने वाला है। देखो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा कॉम्पास अभी यहाँ पे है और इसकी नॉर्थ पोल ये पॉइंट कर रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ये लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट करने वाली है। तो अगर मैं स्पेस बार दबाऊं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक एरो आ जाने वाला है जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा बाद में ये दिखाने के लिए कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ये लेफ्ट डायरेक्शन में थी। तो मैं कॉम्पास को अलग जगह पे ले जाऊंगा और फिर स्पेस बार दबा के तो ये आ गया मेरा एरो, फिर कोई और जगह पे ले जाऊंगा और स्पेस बार दबा के ये आ गया मेरा एरो। तो ऐसे करते करते मैं हर एक जगह पे स्पेस बार दबाने वाला हूं और मैं हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ड्रॉ करने वाला हूं। अब देखो स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा कि ये सारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रैंडमली अरेंज्ड हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम और एरोस को ड्रॉ करोगे ना तो वैसे वैसे एक पैटर्न निकल के आने वाला है। तो आओ जल्दी से हम एरोस को कंप्लीटली ड्रॉ करते हैं। अब आओ अपने इमेज को कॉपी कर लेते हैं हम ड्रॉइंग बोर्ड पे और देखते हैं कि क्या इन एरोस के बीच में कोई इंटरेस्टिंग सा पैटर्न दिख रहा है हमें। तो देखो ये सारे एरोस ये नॉर्थ पोल से अवे पॉइंट कर रहे हैं और ये स्लोली टर्न कर रहे हैं साउथ पोल के टुवर्ड्स। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल के टुवर्ड्स पॉइंट करती है। अब देखो इन एरोस के कारण ये डायग्राम बहुत ही घिचपिच हो गया यार, बहुत ही गंदा दिख रहा है। तो इसे अच्छे से दिखाने के लिए हम एरोस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इन एरोस को रिप्लेस कर देने वाले हैं कंटिन्यूअस लाइंस से, लाइंस जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल के टुवर्ड्स जाएं, कुछ ऐसे। और देखो इस लाइन की डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैं इसके ऊपर एक एरो बना देने वाला हूं। तो आजकल हम मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हम लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद लेते हैं और ये लाइंस जाती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल के टुवर्ड्स हर जगह पे। अब देखो वैसे ये डायग्राम भी थोड़ा खिंचपिच लग रहा है, तो मैंने पहले से ही एक सुंदर सा डायग्राम तुम्हारे लिए बना के रखा हुआ है। अब आओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये नॉर्थ से स्टार्ट करती हैं और साउथ में एंड करती हैं। लेकिन देखो ये कहानी केवल मैग्नेट के बाहर की कहानी है। अगर तुम मैग्नेट के अंदर देखो तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये साउथ से नॉर्थ रन करती हैं और ये एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो यानी कि अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बाहर में नॉर्थ से साउथ रन करती हैं और अंदर में ये साउथ से नॉर्थ रन करती हैं और ये हमेशा एक क्लोज्ड लूप को फॉर्म करके रखती हैं। वैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में कुछ 3 ओपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बना के रखा हुआ है, लेकिन देखो असल में ये भी क्लोज लूप होती, वो असल में ये स्क्रीन के बाहर जा रही थी ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, अब तुम ये सोच रहे होगे कि राम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ रन करती है, ये तो समझ में आता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ रन करती है, ऐसा क्यों? तो देखो इसे समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। मैं मैग्नेट को तोड़ दूंगा 2 हिस्सों में और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी इन दोनों हिस्सों के बीच में, वही डायरेक्शन होने वाली है इस पूरे मैग्नेट के अंदर। तो देखो इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए मैं इन दोनों के बीच में एक कॉम्पास को रख दूंगा। अब कॉम्पास का नीडल नॉर्थ पोल ये जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही हो जाने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखो तुम ये गेस करोगे कि कॉम्पास का नॉर्थ पोल ये मैग्नेट के साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा और नॉर्थ से रिपल, तो यानी कि ये राइट डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, यानी कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये नॉर्थ से साउथ रन करनी चाहिए। लेकिन असल में अगर तुम कॉम्पास को देखो तो इसका नॉर्थ पॉइंट करेगा मैग्नेट के नॉर्थ के टुवर्ड्स, तो यानी कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन रन करनी चाहिए साउथ से नॉर्थ। लेकिन तुम सोच रहे होगे राम ऐसा कैसे हुआ? तो देखो जब मैंने मैग्नेट को तोड़ा तो मुझे अलग से एक नॉर्थ पोल और अलग से एक साउथ पोल नहीं मिले, बल्कि मुझे मिले 2 छोटे छोटे मैग्नेट जिनका खुद का था एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। सिमिलरली इसका भी एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। तो इसलिए कॉम्पास का जो नॉर्थ है ना ये इसके नॉर्थ से रिपेल हो रहा है और इसके साउथ से अट्रैक्ट हो रहा है, और इसलिए हमें दिख रहा है कि कॉम्पास की नीडल पॉइंट कर रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेट ओरिजिनल मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये रन कर रही है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हमने अभी तक एक मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना तो देख लिया है, लेकिन यार इस मेथड का फायदा क्या है? देखो मैग्नेटिक फील्ड के एरो वाले डायग्राम से तो हम आसानी से बता सकते थे कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स किस डायरेक्शन में है। तो क्या हम सेम चीज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायग्राम से बता सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल। देखो जिस भी पॉइंट पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पे तुम्हें टैंजेंट को ड्रॉ करना, टैंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और टैंजेंट की डायरेक्शन इसे रखना मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन के अलोंग, और फिर ये एरो की डायरेक्शन यही बता देगी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन।
तो अगर इस पॉइंट पे तुम एक कॉम्पस को भी रखोगे ना, तो वो कॉम्पस बिल्कुल इसी एरो के अलोंग अलाइन करेगा खुद को। तो हाँ, ये मेथड थोड़ा सा पेचीदा दिखने में तो है, लेकिन इस मेथड के और भी कई फायदे हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक और प्रॉपर्टी के बारे में। जहां जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास में होंगी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये भी ज्यादा होने वाली है, और वहां पे मैग्नेटिक फोर्स ये भी स्ट्रांग होने वाली है। देखो, जैसे कि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बहुत ही पास पास होती हैं, तो यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये भी स्ट्रांग होने वाली है। और पोल से कहीं भी तुम दूर चले जाओ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये फैली हुई नजर आएंगी, तो यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये कम होने वाली है। अब देखो, इसी चीज को मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंटली भी दिखा सकता हूं। अगर तुम आयरन फाइलिंग्स लो, यानी कि आयरन के बुरादा, और उसे बार मैग्नेट के ऊपर छिड़क दो, तो तुम्हें कुछ ऐसा पैटर्न दिखने वाला है। देखो, ये जो आयरन का बुरादा है ना, ये मैग्नेट की पोल्स के अराउंड बहुत ही ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, और कहीं भी तुम दूर जाके देखोगे ना, तो वहां पे बहुत ही कम दिखने वाला है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये बहुत ही ज्यादा है। अब देखो, असल में होता क्या है कि ये आयरन के छोटे छोटे टुकड़े जब ये मैग्नेट के पास आते हैं ना, तो ये खुद भी मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और ये एक टाइनी मैग्नेट की तरह या फिर कॉम्पस की तरह बिहेव करने लगते हैं, और इसलिए हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है। अब आओ एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मतलब कि अगर मैं एक और बार मैग्नेट को ले आऊं, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इस पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली हैं। अगर मान लो कि इंटरसेक्शन हुआ, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर मैं एक कॉम्पस को रख दूं, तो कॉम्पस की नीडल इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कारण इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कारण ये इस डायरेक्शन में पॉइंट करनी चाहिए। लेकिन यार, एक कॉम्पस की नीडल एक टाइम पे दो डायरेक्शन में कैसे पॉइंट कर सकती है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। असल में होगा क्या कि ये दोनों फील्ड लाइंस मिलकर थोड़ा चेंज हो जाएंगी, ताकि कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो। और ये सेम चीज होता है एक मैग्नेट की फील्ड लाइंस में भी। एक मैग्नेट की फील्ड लाइंस भी आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो यार, इस वीडियो में तो हमने बहुत कुछ देख लिया है। हमने देखा कि कैसे आजकल हम मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इमेजिनरी काल्पनिक लाइंस को ड्रॉ करके दिखाते हैं, और ये लाइंस हमें बताएंगी कि किस डायरेक्शन में एक छोटा मैग्नेट का नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा। जैसे कि ये लाइन मुझे बताएगी कि एक छोटे मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में पॉइंट करने वाला है। सिमिलरली ये लाइन मुझे बताएगी कि अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैग्नेट को रख दूं, तो उसका नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। और देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हमेशा एक क्लोज लूप बनाती हैं, और जहां पे फील्ड लाइंस बहुत ही पास पास होंगी ना, वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ। 1820 में एक साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, और इन्होंने एक्सीडेंटली एक अमेजिंग डिस्कवरी की, जिसके कारण फिजिक्स में आज एक नया ब्रांच है जो कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करता है। तो आओ देखते हैं कि ये डिस्कवरी थी क्या, और इससे हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक दिन ऑर्स्टेड अपने क्लास में लेक्चर दे रहे थे, और वो कर रहे थे एक एक्सपेरिमेंट। वो कॉपर वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को भेज रहे थे कुछ दिखाने के लिए, और पास में रखा हुआ था एक कॉम्पस जिसमें कि था एक मैग्नेटिक नीडल। तो जैसे ही उन्होंने करंट को भेजा इस कॉपर वायर से, तो वैसे ही ये कॉम्पस का मैग्नेटिक नीडल ये डिफ्लेक्ट हुआ, ये झटके के साथ थोड़ा सा मूव किया। तो बस इतना सा था एक्सपेरिमेंट। अब इससे कि पहले मैं तुम्हें कुछ और बताऊं उसके बारे में, आओ इस एक्सपेरिमेंट को खुद से करके देख लेते हैं। तो इसके लिए तुम्हें चाहिए होगा एक बैटरी जो कि करंट को सेटअप कर सके, एक कॉपर की वायर जिसमें कि करंट सेटअप हो, और एक कॉम्पस जिसमें कि एक मैग्नेटिक नीडल हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट करूंगा, तो वैसे ही कॉपर की वायर में आ जाएगा एक इलेक्ट्रिक करंट। और तुम ध्यान देना कि मैग्नेट की नीडल इसके साथ क्या हो रहा है। तो आओ सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो देखो, जैसे ही मैंने सर्किट को कंप्लीट किया, वैसे ही मैग्नेट की नीडल ये हिल गई यार, ये तुरंत डिफ्लेक्ट हो गई। तो यही था हमारा एक्सपेरिमेंट। अब आओ देखते हैं कि ये इसके साथ हो क्या रहा है। तो अब तुम ये सोच रहे होगे कि राम, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो देखो, अभी तक हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण हम हीटिंग इफेक्ट को जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि हीटर्स में या फिर टोस्टर्स में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के कारण हम लाइट को जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि लाइट बल्ब में। लेकिन इस डिस्कवरी के बाद हमें यह पता चल रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेट्स को रोटेट करवा सकते हैं, उन्हें मूव करवा सकते हैं। अब अगर तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका इम्प्लीकेशन, इसकी इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, तो देखो, तुम्हारे घर का पंखा बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे गोल गोल घूमता है। तुम्हारी वॉशिंग मशीन या फिर ड्रिलिंग मशीन ये बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। तुम्हारे लैब में रखा हुआ वोल्ट मीटर या फिर एमीटर ये बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे गोल गोल घूमता है और हमें रीडिंग देता है। तो यानी कि इसकी मदद से हम बहुत सारे अमेजिंग अप्लायंसेस को बना सकते हैं। लेकिन केवल इस डिस्कवरी का यही फायदा नहीं है, इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी निकल के आई। देखो, आज तक हमें यह पता था
कि एक कॉम्पास का मैग्नेटिक नीडल ये एक मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाएगा ना तो ये डिफ्लेक्ट होगा, तो ये मूव करना चालू कर देगा। हमने मैग्नेटिक फील्ड के वीडियो में देखा है कि एक मैग्नेट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, और जब इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक कॉम्पास को रखूं ना तो उसका मैग्नेटिक नीडल ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है बिकॉज ऑफ दिस फील्ड। तो यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो कि किसी दूसरे मैग्नेट को मूव करवा सकता है। लेकिन यहाँ पे तो हमारा मैग्नेट मूव किया, ये डिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई मैग्नेटिक फील्ड तो दिख रहा है नहीं, तो फिर ये कहां से आया यार? तो देखो, क्योंकि ये मैग्नेटिक नीडल ये तब मूव कर रही है जबकि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रही है, तो यानी कि हो सकता है कि इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है जो कि इस कॉम्पास को मूव करवा सकती है। तो देखो, आज तक हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग फिनोमेना की तरह पढ़ते आ रहे थे, लेकिन इस डिस्कवरी के बाद हमें ये पता चला कि हो सकता है यार कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों रिलेटेड हैं, ये दोनों कनेक्टेड हैं किसी ना किसी तरह, और ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी। इसके कारण फिजिक्स में एक नया ब्रांच ऐड हो गया जो कि स्टडी करता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के रिलेशनशिप को। इसे हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इस डिस्कवरी के बाद ऑर्स्टेड और बाकी सारे साइंटिस्ट बहुत ही एक्साइटेड हो गए। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया इस नए मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए। तो सबसे पहली चीज ये निकल के सामने आई कि जब मैं इस वायर में करंट को बढ़ाऊंगा ना तो इस मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन ये भी बढ़ जाने वाली है, ये बड़े झटके के साथ मूव करने वाली है। अब देखो, ऐसा ही होगा अगर मैं यहाँ पे एक बड़ा सा मैग्नेट रख दूं जिसकी मैग्नेटिक फील्ड ये काफी स्ट्रांग हो, उसके कारण ये मैग्नेटिक नीडल ये झटके के साथ, ये बड़े झटके के साथ मूव करेगी, इसकी डिफ्लेक्शन बढ़ जाने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इसकी डिफ्लेक्शन को बढ़ा सकती है। तो यानी कि यार यहाँ एक्सपेरिमेंट में जब मैंने करंट को बढ़ाया ना तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई, और तभी तो जाके हमें एक बड़ा डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो यानी कि हमारा रिजल्ट नंबर 1 ये है कि जब तुम करंट को बढ़ाओगे तो उसके कारण जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाने वाली है। अब एक और चीज सामने निकल के आई, जब मैं इस मैग्नेटिक नीडल को वायर से अलग अलग डिस्टेंस पे रखूं ना तो फिर अलग अलग अमाउंट से डिफ्लेक्ट होती है ये नीडल। जब मैं इसे पास में रखता हूं तो फिर ये बड़े झटके के साथ मूव करती है, और जब मैं इसे दूर में रखता हूं तो ये एक छोटे झटके के साथ मूव करती है। अब देखो, ऐसा ही तो होगा जब यहाँ पे अगर मैं एक बड़ा सा मैग्नेट रख दूं। अगर जब मैं इस कॉम्पास को इस मैग्नेट के पास में ले जाऊंगा तो डिफ्लेक्शन हाई होने वाला है, क्योंकि मैग्नेट के पास में मैग्नेटिक फील्ड ये स्ट्रांग होती है, और इसलिए इसके कारण जो फोर्स लगेगा कॉम्पास के नीडल पे वो भी स्ट्रांग होने वाला है। और अगर मैं इस कॉम्पास को दूर ले जाऊंगा तो फिर ये कॉम्पास ये बहुत ही स्लो डिफ्लेक्शन के साथ मूव करेगी, क्योंकि फील्ड ये डिक्रीज हो गई है। तो यानी कि बिल्कुल ही सेम चीज यहां भी हो रही है। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है इस करंट के कारण ये भी डिस्टेंस के साथ साथ ये वीक होती जाती है। इस वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड ये बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है, और वायर से दूर ये मैग्नेटिक फील्ड ये वीक हो जाने वाली है। यानी कि हमारा सेकंड रिजल्ट ये हो जाएगा, फील्ड वीकेंस विथ डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ साथ ये मैग्नेटिक फील्ड ये वीक होती चली जाती है। अब आओ पता लगाते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड ये दिखती कैसे है। तो इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना पड़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के वीडियो में हमने देख रखा है कि इसे कैसे करते हैं। हमने एक मैग्नेट के अराउंड एक कॉम्पास को अलग अलग जगह पे रखा था, और उसकी मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर पाए थे। या फिर हमने मैग्नेट के अराउंड आयरन फाइलिंग्स यानी कि आयरन के बुरादे को छिड़क दिया था, और फिर हम ये देख पा रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मूव कर रही हैं। तो सेम चीज हम यहाँ भी करने वाले हैं। मैं यहाँ इस वायर को वर्टिकल कर देने वाला हूं कुछ ऐसे, और फिर मैं इसे एक कार्डबोर्ड के थ्रू पास कर देने वाला हूं कुछ ऐसे, ताकि मैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल कर सकूं, छिड़क सकूं, और फिर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख जाने वाली हैं। या फिर मैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर कॉम्पास को अलग अलग जगह पर रख सकूं, और फिर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने में मदद मिल जाने वाली है। तो आप सेम चीज करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वायर से कुछ दूरी पे कॉम्पास को अलग अलग जगह पे रखने वाला हूं, और देखते हैं कि क्या होता है। तो मुझे कॉम्पास का कुछ ऐसा पैटर्न मिला। हाँ देखो, हमने ये देख रखा है कि कॉम्पास का ये रेड वाला पोर्शन ये है नॉर्थ पोल, और ये ब्लू वाला पोर्शन ये है साउथ पोल। और हमने पहले ये भी मान रखा है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेट की नॉर्थ पोल पॉइंट करेगी वही हो जाने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पे। यानी कि इस पॉइंट पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड ये इस डायरेक्शन पे है, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड्स ये कुछ ऐसे पॉइंट कर रही हैं। आओ मैग्नेट्स को हटा देते हैं यहाँ पे। हाँ, अब तुम्हें यहाँ पे एक पैटर्न निकल के दिख रहा होगा। ये सारी एरोस ये एक सर्कल में पॉइंट कर रही हैं। अगर मैं इन्हें ज्वाइन करके एक कंटिन्यूअस लाइन को ड्रॉ करूँ ना तो मुझे एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलने वाली है, और इस सर्कल के सेंटर ये हो जाएगी इस वायर पे, यहाँ पे।
तो मैं इन लाइंस को भी यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ, तो देखो ये तो था कि हम इस पॉइंट पे कुछ इतनी दूरी पे कॉम्पास को ले जाके मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ किए। अब अगर मैं कॉम्पास को कहीं पास में ले जाऊं यहाँ पे और फिर पता लगाऊं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, तो वो भी एक सर्कल में ही आने वाली हैं। अगर मैं कॉम्पास को कुछ और दूर पे ले जाऊं और फिर यहाँ पे पता लगाऊं, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एक सर्कल में आने वाली हैं। यानी कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये सर्कुलर होने वाली हैं, कुछ ऐसे, ये देखो। और क्योंकि इन सारी सर्कल्स का सेंटर ये केवल एक ही पॉइंट है, ये ऑन द वायर, तो यानी कि हम इन सर्कल्स को बुलाएंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो यानी कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करती हैं। और ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3, फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब आओ इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। इस बार हमने अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ड्रॉ किया और उन्हें ज्वाइन करके हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया। तो क्या अगर मुझे केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिया हुआ हो, तो क्या मैं अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता सकता हूं? तो हाँ, बिल्कुल। देखो, इसके बारे में बात कर रखा है हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के वीडियो में। हमने ये कहा था कि जहां भी तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना हो, उस पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर देना, और वो टैंजेंट की डायरेक्शन यही हो जाएगी तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। जैसे कि देखो, यहां पे अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना हो, तो मैं इस सर्कल पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, और यही हो जाएगी मेरी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैं इस लाइन पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, और यही हो जाने वाली है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सिमिलरली तुम किसी भी पॉइंट पे ये सेम चीज कर सकते हो। हाँ, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस केस में तुम्हें दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की भी एक डायरेक्शन है, ये कुछ ऐसे ही रन कर रहे हैं। अगर तुम ऊपर से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रन कर रहे हैं, लेकिन ये तो तभी ट्रू है जब हमारी करंट ये इस डायरेक्शन में जा रही हो, इस वायर में। अगर मैं इस वायर में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, कुछ ऐसे, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये भी रिवर्स हो गई। अगर अब तुम इसे ऊपर से देखो तो ये क्लॉकवाइज जाती हुई तुम्हें दिखने वाली है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन पे। अगर करंट की डायरेक्शन को तुम रिवर्स कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये भी रिवर्स हो जाने वाली है। लेकिन देखो, ये अभी भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही फॉर्म कर रही हैं। अब देखो एक आखिरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वीडियो में हमने देखा था कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है ना, वहां पे हम फील्ड लाइंस को पास पास में ड्रॉ करते हैं, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है वहां पे हम फील्ड लाइंस को दूर दूर ड्रॉ करते हैं, यही चीज को दिखाने के लिए। तो देखो सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे ध्यान दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वायर के पास में स्ट्रांग है, और इसे दिखाने के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ पे पास पास में बनाया है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये वायर से दूर जाते ही कम हो जाता है, फील्ड वीकेंस विद डिस्टेंस। तो इसी को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को थोड़ा दूर दूर बना के दिखाया है। अब आप वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि अगर एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास करे, करंट पास करे, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और ये डिस्कवरी ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में एक कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर दिया। अब फिर इस वीडियो में हमने इस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज को देखा, और फिर हमने ये भी देखा कि एक स्ट्रेट वायर जो कि करंट कैरी करती है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होती है। मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट के वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक स्ट्रेट वायर जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा हो, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और इसी फील्ड को दिखाने के लिए अगर हम लाइंस का इस्तेमाल करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलने वाले हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को हम याद करें। तो मान लो कि ये पेन, ये एक वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रही है कुछ पेन के टिप के टुवर्ड्स। अब देखो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होने वाली है। लेकिन यार ये तो दो डायरेक्शन में हो सकती हैं। अगर मैं इस चूड़ी का इस्तेमाल करूं इसकी डायरेक्शन को दिखाने के लिए, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर में लेफ्ट डायरेक्शन में हो। तो हम कैसे याद रखेंगे कौन सी डायरेक्शन सही है? तो इसके लिए हम एक नए रूल का इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट हैंड थंब रूल, जो कि ये कहता है कि वायर को तुम अपने राइट हैंड से पकड़ो, लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड से, और कुछ ऐसे कि तुम्हारा थंब पॉइंट करे करंट की डायरेक्शन में। जैसे कि यहाँ पे हमारा करंट ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मेरा थंब भी ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो फिर तुम्हारी चारों उंगलियां ये जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगी ना, वही हो जाने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होने वाली है इसके ऊपर में राइट डायरेक्शन में। तो यानी कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ये इस तरह होने वाली है, ये इसके ऊपर राइट डायरेक्शन में होने वाली है।
अब अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, यानी कि करंट नीचे की तरफ पॉइंट कर रही हो, तो देखो मैं कंडक्टर को ऐसे कुछ पकड़ूंगा इस तरह से राइट हैंड से, ताकि मेरा थंब ये करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करे। और देखो मेरे 4 फिंगर्स ये कुछ ऐसे जा रहे हैं। हाँ, तो यानी कि मेरे 4 फिंगर्स ऊपर से ये लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ये वायर के ऊपर में लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। हाँ, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस केस में कुछ इस तरह से होने वाली है, वायर के ऊपर ये लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट करने वाली है। तो हमने रूल तो समझ लिया है। अब हो सकता है कि कभी तुमसे ये पूछा जाए कि वायर के अराउंड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पता करो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि ये हमारी हो गई वायर और इसमें करंट फ्लो कर रही है कुछ इस डायरेक्शन में, और मैं तुमसे पूछूं कि वायर के अराउंड इस पॉइंट पे, वायर के राइट में, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये कहां किस डायरेक्शन में होने वाली है, तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए भी हम सेम रूल का इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट हैंड थंब रूल का। सबसे पहले मैं वायर को पकड़ लूंगा अपने राइट हैंड से ऐसे कि मेरा थंब ये करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करे, और फिर जिस डायरेक्शन में मेरी उंगलियां मुड़ेंगी वही हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यानी कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ये वायर के ऊपर ये इस डायरेक्शन में पॉइंट करने वाला है, राइट डायरेक्शन में। देखो मैं तुम्हें इसे चूड़ी की मदद से भी दिखा देता हूं, ये कुछ ऐसे होगा राइट डायरेक्शन में। तो एक बार जब हमने फील्ड लाइन का पता लगा लिया, तो फिर किसी भी पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए मुझे उस पॉइंट पे फील्ड लाइन पे एक टैंजेंट को ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि देखो इस केस में हमारी फील्ड लाइन ये हो गई इस डायरेक्शन में, और हमें वायर के इस पॉइंट पे, वायर के अराउंड इस पॉइंट पे, राइट हैंड साइड पे मुझे फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना है। तो मैं वायर को थोड़ा ठीक से पकड़ लेता हूं। तो मुझे पता लगाना है वायर के अराउंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे हम एक टैंजेंट को ड्रॉ करने वाले हैं। इस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर एक टैंजेंट को ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे। तो कैसा दिखने वाला है वो, मैं तुम्हें थोड़ा डायग्राम को टिल्ट करके दिखाता हूं ताकि तुम ठीक से देख सको। तो देखो यार, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं 2 टैंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, एक टैंजेंट इस डायरेक्शन में और एक टैंजेंट इस डायरेक्शन में। लेकिन फिर कौन सी टैंजेंट ये सही होने वाली है? तो देखो मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ये रन कर रही है इस डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे ये भी रन करनी चाहिए इसी डायरेक्शन में, ये पॉइंट करनी चाहिए इस डायरेक्शन में। तो यानी कि टैंजेंट ये हमारा इसी डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ये वायर के राइट हैंड साइड में ये डाउन डायरेक्शन में पॉइंट करनी चाहिए। अब देखो मैं सेम चीज को तुम्हें चूड़ी को रोटेट करके भी दिखा सकता था। देखो अगर मैं चूड़ी को रोटेट करूं तो ये एरो जब इस पॉइंट पे आ जाएगा वायर के राइट पे, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि एरो ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे डाउन डायरेक्शन में होगी। अब क्या तुम ये पता लगा सकते हो कि वायर के बॉटम पॉइंट पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है? क्यों नहीं तुम इसे खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से पता लगाओ। अब देखो हमने फील्ड लाइन को तो पहले से ही ड्रॉ कर रखा है। अब वायर के बॉटम पॉइंट पे हम फील्ड लाइन पे एक टैंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं। लेकिन यार टैंजेंट तो 2 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। लेकिन मुझे पता है कि फील्ड लाइन ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यानी कि टैंजेंट को भी इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो यानी कि इस पॉइंट पे, बॉटम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में पॉइंट करने वाली है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना ये बहुत ही आसान हो जाता है अगर तुम्हारे पास कुछ चीजें हों, जैसे कि चूड़ी और इस पे लगा हुआ एरो। लेकिन यार अगर ये चीजें नहीं हो तब तो इसे इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये मेरे लिए डिफिकल्ट था बचपन में, तो इसके लिए मैंने एक नए तरीके को निकाला। अब इसकी बात करते हैं। देखो अभी भी हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे और हम अपने थंब को पॉइंट करेंगे करंट की डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में मेरी उंगलियां मुड़ेंगी वो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एरो तो है नहीं, तो इसलिए मैं अपनी उंगली का इस्तेमाल करने वाला हूँ और मैं अपनी उंगली को मोड़ूंगा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसे गोल गोल घुमाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब अगर किसी भी पॉइंट पे मुझे फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना है तो मैं अपनी उंगली को वहां पे रोक देने वाला हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे राइट पॉइंट पे, वायर के राइट पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो मैंने अपनी उंगली को वहां रोक दिया। अब देखो मेरी उंगली ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे ये नीचे की तरफ होने वाली है। सिमिलरली अगर मुझे वायर के नीचे वाले पॉइंट पे, बॉटम पॉइंट पे मुझे पता लगाना हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मैंने उंगली को वहां पे रोक दिया और ये पॉइंट कर रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में होने वाला है। तो यहाँ पे मैं अपनी उंगली को टैंजेंट की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मुझे वायर के लेफ्ट पॉइंट पे पता लगाना हो तो ये देखो ये उंगली पॉइंट कर रही है ऊपर के डायरेक्शन में। तो ऐसे ही हम राइट हैंड थंब रूल का और उंगली को टैंजेंट की तरह इस्तेमाल करके किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का आसानी से पता लगा सकते हैं।
अब आओ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास सवाल दिया हुआ है, अ वायर कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक वायर है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर रहा है वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो द वायर। अब वायर के जस्ट बिलो एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाएं। तो देखो ये तो हो गया हमारा सवाल। अब इस सवाल में हमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ का इस्तेमाल करना है। तो एक बार याद कर लेते हैं कि ये किस डायरेक्शन में होती है। तो देखो ये हो गई नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गई साउथ, ये राइट में हो गया ईस्ट और लेफ्ट में हो गया वेस्ट। ये हो गई ऊपर की डायरेक्शन अप और ये हो गई डाउन। अब हमें दिया हुआ है कि वायर ये करंट को कैरी कर रही है वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में। तो वेस्ट से ईस्ट ये हो गई ये वाली डायरेक्शन। तो ये मेरी हो गई वायर और ये करंट कैरी कर रही है वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में। अब देखो हमें पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस वायर के एक नीचे वाले पॉइंट पे, बिलो पॉइंट पे। तो क्यों नहीं तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से बनाने की कोशिश करो। देखो खुद से बनाने में अलग ही मजा आता है। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। देखो इसे भी सॉल्व करने के लिए हम सेम रूल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल। तो यानी कि मैं वायर को कुछ ऐसे पकड़ने वाला हूं राइट हैंड से कि मेरी थंब पॉइंट करे करंट के डायरेक्शन में। तो फिर जिस डायरेक्शन में मेरी 4 फिंगर्स मुड़ेंगी ना, वही हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे मैं छुरी का इस्तेमाल नहीं करूंगा इसे दिखाने के लिए, हमें इमेजिन करना पड़ेगा। तो हमारी फील्ड ये रन कर रही है कुछ इस डायरेक्शन में। मैं इस्तेमाल करूंगा अपनी उंगलियों का इसे दिखाने के लिए। तो यानी कि ये हो गई मेरी उंगली और ये फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में रन कर रही है। और मुझे पता लगाना है मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के बिलो, नीचे वाले पॉइंट पे। तो मैं अपनी उंगली को वहां पे रोक दूंगा। तो ये देखो मेरी उंगली पॉइंट कर रही है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। यानी कि इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया। देखो ये ऊपर की डायरेक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अप डायरेक्शन। ये हो गई अप डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन। तो यानी कि इस सवाल का जवाब हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। अब आओ एक और सवाल बना लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है, सपोज यू आर स्टैंडिंग इन योर रूम एंड यू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम द सीलिंग टू द फ्लोर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। मान लो कि तुम एक रूम में खड़े हो और तुम्हारे सामने एक इलेक्ट्रॉन ये छत से जमीन की तरफ जा रहा है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स योर राइट। अब अपने राइट साइड में एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाओ। तो मान लो कि मैं रूम में कहीं यहाँ पे खड़ा हूं और एक इलेक्ट्रॉन ये छत से जमीन की तरफ कुछ ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ। हाँ, और मुझे पता लगाना है कि मेरे राइट हैंड साइड में एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है। अब तुम सोच रहे हो कि यार यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, इसका क्या करना है। तो देखो इलेक्ट्रॉन ये एक चार्ज पार्टिकल होता है और जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो फिर करंट एस्टैब्लिश होता है और इसी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और तुम्हें इसी फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना है एट अ पॉइंट टुवर्ड्स योर राइट। तो देखो ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें सवाल सॉल्व करके खुद से दिखाऊं, क्यों नहीं तुम इसे खुद से बनाने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ट्रिकी चीज ये थी कि इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये जा रहा है छत से जमीन की तरफ, नीचे की तरफ। अब देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो यानी कि करंट की डायरेक्शन ये हम मानेंगे इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में। देखो तुम्हें याद होगा कि हम मानते हैं कि करंट की डायरेक्शन ये होती है पॉजिटिव चार्जेस की फ्लो की डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव चार्जेस की फ्लो की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्योंकि जा रहा है नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए हम मानेंगे कि करंट की डायरेक्शन ये होने वाली है ऊपर की डायरेक्शन में। अब देखो हम फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहला स्टेप हो गया कि मैं राइट हैंड को कुछ ऐसे मोड़ूंगा कि मेरी थंब ये पॉइंट करेगी करंट की डायरेक्शन में और उसके बाद मेरे 4 फिंगर्स ये जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगे वही हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये कुछ इस डायरेक्शन में रन कर रहा है, ये कुछ इस डायरेक्शन में है। अब मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ अपनी उंगली का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाने के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये कुछ इस डायरेक्शन में है। अब मुझे पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड ये एक पॉइंट पे एक राइट हैंड साइड की पॉइंट पे कहाँ होने वाला है, किस डायरेक्शन में होने वाला है। यानी कि मैं फिंगर को वहीं पे रोक दूंगा। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में है और ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। यानी कि इस सवाल में मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। अब आओ वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। अगर तुम्हारे पास एक कंडक्टर दिया हो जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा हो तो तुम इमेजिन करो कि तुम उसे पकड़ रहे हो अपने राइट हैंड से, कुछ ऐसे कि तुम्हारा थंब पॉइंट कर रहा है करंट की डायरेक्शन में। तो फिर जिस डायरेक्शन में तुम्हारे 4 फिंगर्स मुड़ेंगे ना, वही हो जाने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। पिछले एक वीडियो में हमने देख रखा है
कि अगर मैं एक स्ट्रेट वायर लूं और उसमें करंट को भेजूं तो फिर उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाली है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी अगर मैं एक सर्कुलर लूप ऑफ वायर लूं और उसमें करंट को भेजूं। तो आओ यही देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट की मदद से। अब इसके लिए मुझे चाहिए होगा आयरन फाइलिंग्स, आयरन के बुरादे, और उसे मैं छिड़कने वाला हूं इस सर्कुलर लूप के ऊपर। अब इसी को करने के लिए मेरे पास एक वीडियो है। देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कॉपर वायर जो कि एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में मुड़ा हुआ है और ये पास कर रहा है एक ग्लास स्लैब के थ्रू जिसके अंदर है कुछ आयरन फाइलिंग्स। अब जब मैं करंट को पास करूंगा इस लूप के थ्रू तो फिर इस लूप के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाली है और ये जो आयरन फाइलिंग्स है ना, ये खुद को इस फील्ड के अकॉर्डिंगली अरेंज कर लेने वाले हैं और हमें फिर पैटर्न दिख जाने वाला है। तो आओ इसी को करते हैं। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन को पूरा कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा इसके थ्रू करंट फ्लो करने लगेगी और हमें एक पैटर्न दिखने वाला है आयरन फाइलिंग्स का। देखो ये कितना ब्यूटीफुल पैटर्न हमें दिख रहा है। अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ वायर के पास में तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एक सर्कल में अरेंज करती हुई दिखेंगी और जैसे जैसे तुम दूर जाओगे वैसे वैसे ये सर्कल ये बड़ा होते जाएगा। हमें एक बिगर कर्व मिलेगी, एक बिग और एक फ्लैट कर्व इनफैक्ट। और जब तुम सेंटर में पहुंच जाओगे तो तुम्हें ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह दिखने वाली है। तो अब इस वीडियो में देखते हैं कि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये ऐसी क्यों दिख रही हैं। वैसे अगर मैं तुम्हें अंदर की बात बताऊं ना तो तुमने इस पैटर्न को देख रखा है पहले ही। तो ये हो गई कॉपर की एक सर्कुलर लूप। वैसे तुम्हें ये थोड़ा ओवल दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसे एक एंगल पे बना रखा है, वैसे ये है सर्कुलर ही। अब इसके थ्रू करंट फ्लो कर रही है कुछ ऐसे। यहाँ पे करंट बाहर से जाएगी और फिर यहाँ पे बोर्ड के अंदर और फिर पीछे से ऐसे आएगी और फिर यहाँ पे बोर्ड के बाहर से ऐसे रिपीट। बिल्कुल ही ऐसे करंट यहाँ भी फ्लो कर रही है। करंट बाहर से कुछ ऐसे जा रही है, फिर बोर्ड के अंदर और फिर पीछे से ऐसे आएगी और फिर बोर्ड के बाहर। अब हमें यह पता लगाना है कि सर्कुलर लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ये कैसी होने वाली है हर जगह पे। यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है ना, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। अब देखो पिछले एक वीडियो में हमने देख रखा है कि अगर एक स्ट्रेट वायर हो जिसके थ्रू की करंट फ्लो कर रहा हो तो फिर उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। और ये कुछ ऐसा होता है कि तुम राइट हैंड से इमेजिन करो कि तुम उस वायर को पकड़ रहे हो और कुछ ऐसे कि तुम्हारा थंब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। फिर जिस डायरेक्शन में तुम्हारी 4 फिंगर्स मुड़ेंगी ना, वही हो जाने वाली है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखो यहां पे तो यार हमारे पास जो कॉइल है ये सर्कुलर इन शेप है, ये तो स्ट्रेट वायर है नहीं। तो फिर क्या यहां पे हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर नहीं तो फिर हम कैसे पता लगाने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर जगह पे क्या होगी? तो इसके लिए भी हम राइट हैंड थंब रूल का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो मैं क्या करूंगा कि सर्कल के एक छोटे से सेक्शन पे, एक छोटे से हिस्से पे फोकस करने वाला हूं। तो देखो अगर हम एक छोटा सा हिस्सा लें सर्कल का तो ये एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही दिखने वाला है और फिर यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके ये पता लगा लेंगे कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखने वाली है। अब ऐसे ही करते करते मैं हर एक सेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करूंगा और फिर मैं पूरे सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा लूंगा। तो अब यही करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि इस छोटे से सेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड ये हमें पता लगानी है। तो देखो मैं इस छोटे से सेक्शन को अपने राइट हैंड से पकड़ लेने वाला हूं और कुछ ऐसे कि मेरी राइट हैंड की थंब ये करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करे। तो यार इस छोटे से सेक्शन के लिए करंट की डायरेक्शन ये कहां पे होने वाली है? तो देखो यहां पे करंट ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है कुछ ऐसे। तो जब यहां पहुंचेगा तो करंट ये अंदर की तरफ जाने वाला है कुछ ऐसे। तो यानी कि मेरी थंब ये भी स्क्रीन के अंदर की तरफ पॉइंट करनी चाहिए। मैं तुम्हें ऐसे दिखा देता हूं, ये कुछ ऐसे पॉइंट करने वाली है। देखो यहाँ पे तुम्हें मेरी थंब तो नहीं दिख रही होगी क्योंकि मेरी थंब ये छुपी हुई है, ये अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है ना। तो देखो अब मेरी ये जो चारों उंगलियां हैं ये जिस डायरेक्शन में मुड़ी हुई है ना, यही होने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस छोटे से सेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि इस छोटे सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कर रही है कुछ ऐसे। अब सिमिलरली आओ एक और सेक्शन के लिए पता लगाते हैं। इस वाले सेक्शन को ले लेते हैं। देखो यहाँ पे करंट ये अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ। यानी कि मैं इस सेक्शन को अपने राइट हैंड से कुछ ऐसे पकड़ूंगा कि मेरी थंब ये बाहर की तरफ पॉइंट करे। मैंने इसे बना के रखा हुआ है कुछ ऐसे, ये देखो। अब मेरी जो 4 फिंगर्स की डायरेक्शन है ना, ये मुझे बता देगी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस सेक्शन की डायरेक्शन। तो यहाँ पे मेरी 4 फिंगर्स ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ रही है। तो यानी कि इस केस में इस सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना चाहिए कुछ ऐसे। यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही हैं।
तो वैसे ही अगर मुझे पूरे सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना है तो मैं हर सेक्शन पे जाके ये सेम चीज को रिपीट करने वाला हूँ, राइट हैंड थंब रूल को। लेकिन यार इसमें तो बड़ा टाइम लगने वाला है। तो देखो, इसी को जल्दी से करने के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो तो तुम्हें दिख रहा होगा कि लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, ऊपर की तरफ, और लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। देखो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर तुम ध्यान दो तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है और लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। तो यानी कि मैं इस सर्कल में किसी भी सेक्शन को लूं और वहां पे राइट हैंड थंब रूल को लगाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के अंदर हमेशा ऊपर की तरफ पॉइंट करेगी और बाहर ये नीचे की तरफ पॉइंट करेगी। अब अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो आओ दो और सेक्शन पे मैं राइट हैंड थंब रूल को लगा के तुम्हें दिखा देता हूं। ये मैंने पहले से ही बना रखा है कुछ ऐसे। तो मैंने राइट हैंड थंब रूल को लगा दिया है इस सेक्शन पे और इस सेक्शन पे। देखो यहाँ पे हमारी थंब ये करंट के डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारी थंब ये करंट के डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। फिर मेरी 4 फिंगर्स ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता देगी, यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो मैग्नेटिक फील्ड ये लूप के अंदर ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है और फिर लूप के बाहर ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। सिमिलरली यहाँ पे लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है और फिर बाहर में नीचे की तरफ। तो अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि इस पूरे सर्कुलर लूप में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड ये लूप के अंदर ऊपर की तरफ पॉइंट करेगी और लूप के बाहर ये नीचे की तरफ पॉइंट करने वाली है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हमेशा एक क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगी और कहीं और जाके एंड करने वाली है। नहीं, ये हमेशा एक क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। तो इसकी मदद से मैं ये कह सकता हूं कि हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये अंदर में ये ऊपर की तरफ पॉइंट करेंगी और फिर बाहर आके ये बेंड करेंगी नीचे की तरफ और फिर ये क्लोज लूप को फॉर्म करने वाली है। कहीं पे भी, यहाँ भी क्लोज लूप, यहाँ पे भी क्लोज लूप, यहाँ पे भी ऐसे क्लोज लूप। क्या तुम इसे इमेजिन कर पा रहे हो? और मैं तुम्हें इसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इन 2 एक्स्ट्रा हैंड्स को छुपा देते हैं। हाँ, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये फाइनली ऐसे दिखने वाली है। देखो हर जगह पे ये अंदर में ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, ऊपर की तरफ, और फिर ये बाहर जाके ये लूप को क्लोज कर रही है, नीचे आ रही है और फिर ये लूप को क्लोज कर रही है हर जगह। और ये पैटर्न बिल्कुल ही हमारे एक्सपेरिमेंट की तरह दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे भी क्लोज लूप हो रहा है। अब आओ एक आखिरी चीज, क्या तुमने इस फील्ड लाइन के पैटर्न को पहले कहीं और देख रखा है? आओ मैं तुम्हें इमेज को थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूं। तो ये मैंने इसे हटा दिया और अगर हम दूर से देखें तो ये कुछ ऐसी लगने वाली है। तो एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी दिखती है। तो सवाल ये कि क्या तुमने इस पैटर्न को कहीं और देख रखा है? तो हाँ, हमने इसी पैटर्न को देखा है, ऐसी कुछ सिमिलर पैटर्न को देखा है एक बार मैग्नेट के लिए। एक बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये भी क्लोज लूप, क्लोज सर्कुलर लूप बनाती है और सिमिलरली यहाँ पे भी हमें एक क्लोज सर्कुलर लूप मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। हाँ, एक अंतर ये है कि यहाँ पे फील्ड लाइंस ये थोड़ी सी पिचकी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे फील्ड लाइंस ये थोड़ी ज्यादा गोल मटोल हैं। लेकिन देखो, अगर मैं इस बार मैग्नेट को छोटा कर दूं या फिर एक छोटा सा बार मैग्नेट लूं तो इसकी फील्ड लाइंस ये भी बिल्कुल गोल मटोल हमारे इस फील्ड लाइन की तरह दिखने वाली है। तो यानी कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये रिजेंबल करती हैं एक छोटे से बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस को। अब एक बार मैग्नेट में फील्ड लाइंस ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाते हैं, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। और अगर तुम कॉइल पे आओ तो कॉइल में फील्ड लाइंस ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, कॉइल के बाहर में ऊपर से नीचे। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कि इस कॉइल के ऊपर वाला हिस्सा ये नॉर्थ पोल को रिजेंबल कर रहा है और इस कॉइल का नीचे वाला हिस्सा ये साउथ पोल को रिजेंबल कर रहा है। वैसे यहाँ पे असल में तो पोल्स है नहीं, तुम इसे टच वगैरह नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, अगर मैं इस कॉइल को इस मैग्नेट से कंपेयर करूँ ना तो हम कह सकते हैं कि ये ऊपर में नॉर्थ है और नीचे में साउथ है। तो यानी कि अगर हम एक सर्कुलर कॉइल लें और उसमें करंट कुछ ऐसे जाए कि बाहर से राइट और अंदर से लेफ्ट, तो यानी कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कुछ ऐसे निकलने वाली है और इनका पता तुम राइट हैंड थंब रूल के इस्तेमाल से कर सकते हो। और फिर इस केस में ऊपर वाला हिस्सा ये नॉर्थ पोल को रिजेंबल करेगा और नीचे वाला हिस्सा साउथ पोल को। अब अगर तुम ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो इस पूरी चीज को तुमको केवल 10 सेकंड के अंदर ही पता लगा सकते हो और इसे याद करने की जरूरत है नहीं। लेकिन किन्हीं किन्हीं किताबों में इसे याद करने का तरीका भी दिया हुआ होगा कुछ ऐसे। अगर तुम एक कॉइल को ऊपर से देखो और उसमें करंट कुछ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए तो इसे मान लेना कि ये वाली साइड नॉर्थ पोल को रिजेंबल कर रही है। और अगर तुम्हारी कॉइल में करंट ऊपर से देखने पे कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए तो ये वाली साइड साउथ पोल को रिजेंबल करने वाली है। लेकिन यार ये तो बड़ी आसान चीज है ना, इसे तो हम आसानी से समझ के निकाल सकते हैं, तो फिर याद करने की क्या जरूरत है।
याद करने के लिए वैसे भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और मैथ्स के डेरिवेशन वगैरह वगैरह, है ना। तो सिंपल चीजों को क्यों याद किया जाए। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। इसे हमने पता लगाया राइट हैंड थंब रूल के इस्तेमाल से, और हमने ये भी देखा कि कैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक छोटे से बार मैग्नेट के सिमिलर होती है। पिछले एक वीडियो में हमने देख रखा है कि अगर हम एक सर्कुलर कॉइल लें और उसमें करंट को कुछ ऐसे पास करवाएं तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाली है, जो कि कुछ ऐसी दिखेगी। और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये सिमिलर दिखती हैं एक बार मैग्नेट के अराउंड की फील्ड लाइंस के, कुछ ऐसे। लेकिन देखो, इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि एक बार मैग्नेट के अगर अंदर के रीजन को देखो तो एक बड़ा सा पोर्शन है जिसमें कि फील्ड लाइंस ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल हैं एक दूसरे के। लेकिन अगर यहाँ पे आओ हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट पे, तो यहाँ पे एक छोटा सा ही रीजन है जिसमें कि फील्ड लाइंस ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है और ऑलमोस्ट पैरेलल हैं। देखो यहाँ से बस इतनी दूरी के बीच में ही। तो यानी कि इसलिए हमारा ये जो सर्कुलर कॉइल है ना, इसकी फील्ड लाइंस ये रिजेंबल करती हैं एक छोटे से बार मैग्नेट को। तो सवाल हमारा ये है कि हम कैसे एक आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाएं जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बिल्कुल ही सिमिलर दिखें एक बड़े से बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस के। यानी कि इसके अंदर की भी फील्ड लाइंस ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो, एक बड़े से रीजन में ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो और ऑलमोस्ट पैरेलल हो, जैसे कि यहाँ पे हो रही हैं। तो इसके लिए मैं इस कॉइल के नीचे एक और कॉइल को प्लेस कर देने वाला हूँ और आप देखते हैं कि इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये स्ट्रेट होती है या नहीं। तो ये मैंने लगा दिया एक और कॉइल को, और देखो ये बिल्कुल ही सेम कॉइल है, इसमें भी करंट बिल्कुल ही सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यानी कि इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी और ये बिल्कुल ही सेम दिखने वाली है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह। तो अब इसे भी ड्रॉ कर देते हैं। तो इससे मैंने ड्रॉ कर रखा है एक दूसरे कलर से ताकि तुम देख सको। अब देखो तुम्हें डायग्राम में दिख रहा होगा कि यार ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये तो इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेकिन देखो फील्ड लाइंस के वीडियो में हमने पढ़ रखा है कि फील्ड लाइंस ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। देखो अगर इंटरसेक्शन होगा ना, तो अगर किसी एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर मैं एक कॉम्पस को रखूं तो ये कॉम्पस किस डायरेक्शन में अलाइन करेगा, इस फील्ड लाइन के अलोंग या फिर इस फील्ड लाइन के अलोंग? ये तो मुश्किल की बात है ना। तो हाँ, फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। होगा क्या कि ये दोनों फील्ड लाइंस ये मिल जाने वाली है, मर्ज कर जाने वाली है और फाइनली हमें एक अलग फील्ड लाइन दिखने वाली है। देखो कुछ ऐसे। हाँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कुछ ऐसी दिख रही हैं। देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे फील्ड लाइंस ये थोड़ी सी स्ट्रेट है, यहाँ पे भी फील्ड लाइंस ये थोड़ी सी स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ बीच में यहाँ पे थोड़ी सी फील्ड लाइंस कर्व्ड हो जा रही हैं। तो यार इसे स्ट्रेट कैसे किया जाए? अब तुम यहाँ पे गेस कर सकते हो कि राम एक और कॉइल को यहाँ बीच में लगा देते हैं तो शायद फील्ड लाइंस ये बीच में भी स्ट्रेट हो जाए। तो अब यही करते हैं, बीच में अगर मैं एक सेम फील्ड लाइन एक सेम कॉइल को लगाऊं जिसमें करंट बिल्कुल ही सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, तो देखो इसके कारण में फील्ड लाइंस जनरेट होने वाली है बिल्कुल इन दोनों की तरह ही, कुछ ऐसे। अब तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि बहुत ही घिचपिच हो गया है, यहाँ पे भी बहुत सारे इंटरसेक्शन हो रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो क्या होगा कि इन तीनों कॉइल की फील्ड लाइंस ये कुछ ऐसे मिल जाएंगी ना कि कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो, ये तीनों मर्ज कर जाने वाली हैं और फाइनली हमें फील्ड लाइन कुछ ऐसी दिखने वाली है। ओह, तो देखो यहाँ पे हमारी जो फील्ड लाइंस है ये बीच में ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती जा रही हैं। हाँ, वैसे थोड़ा सा कर्व यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा कर्व है और तुम गेस कर सकते हो कि इन कर्व्स को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इन सारी कॉइल्स के बीच में और बहुत सारी कॉइल्स को लगा देते हैं। तो अगर मैं ऐसा करूँ तो कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये हो गई बहुत सारी कॉइल्स जो कि मैंने बीच में लगा दी हैं और ये सारी कॉइल्स सिमिलर हैं, तो इनकी भी मैग्नेटिक फील्ड सेम होने वाली है। और तुम गेस कर सकते हो कि ये सारी मैग्नेटिक फील्ड मर्ज करके कैसी दिखने वाली है। ये बीच में इनके बीच में ये फील्ड लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगी और फिर ये जो कर्व्स वगैरह है ना, ये कर्व्स ये सब भी गायब हो जाने वाले हैं। तो फाइनली हमें फील्ड लाइन ये कुछ ऐसी दिखने वाली है। तो देखो यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बिल्कुल ही सेम दिख रही हैं हमारी बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस की तरह। तो यानी कि अगर मैं बहुत सारी सर्कुलर कॉइल्स को लूं और उनके थ्रू करंट को फ्लो करवाऊं और उन्हें एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक कर दूं, तो फिर हमें जो फील्ड लाइंस मिलेंगी ना वो बिल्कुल ही सेम होने वाली हैं एक मैग्नेट के फील्ड लाइंस की तरह। अब देखो यहाँ हमें बहुत सारी कॉइल्स को लेना पड़ा जिनके थ्रू करंट फ्लो कर रही हैं और उन्हें एक के ऊपर एक रखना पड़ा। तो यार इसे कंस्ट्रक्ट करना ये थोड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। तो इसे इजीली बनाने के लिए हम क्या करते हैं ना कि एक सिंगल वायर को लेते हैं और उसे गोल 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 घुमाते हैं एक स्प्रिंग की तरह और उसके थ्रू करंट को फ्लो करवाते हैं। तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती है ना वो बिल्कुल ही सेम होती है इसकी तरह। देखो मैं ऐसी कुछ बात कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे एक सिंगल करंट कैरिंग वायर को लिया है और उसे गोल गोल घुमा दिया है एक स्प्रिंग की तरह।
तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये बिल्कुल पिछले वाले केस की तरह ही हैं और ये भी रिजेंबल कर रही हैं एक बार मैग्नेट को। तो देखो यहाँ पे हमने एक आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाया करंट की मदद से, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। तो इसलिए ऐसे डिवाइसेस को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हम मैग्नेट को बना रहे हैं और इस पर्टिकुलर शेप को, जो कि एक पाइप की तरह दिख रहा है ना, इसे हम बुलाते हैं सोलेनॉइड। देखो सोलेनॉइड एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है, सोलेन का मतलब हो गया पाइप की तरह दिखने वाला और ऑइड इसका मतलब हो गया शेप। तो यानी कि ये जो शेप है ये एक पाइप की तरह दिख रहा है, तो इसलिए हम बुलाते हैं इसे सोलेनॉइड। और अगर इसके थ्रू मैं करंट को भेजूंगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड ये एक बार मैग्नेट की तरह दिखने वाली है। अब देखो जैसे कि एक बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, वैसे हम यहाँ भी मान सकते हैं कि हमारा सोलेनॉइड, इसका ऊपर वाला हिस्सा ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है और नीचे वाला हिस्सा ये साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, कुछ ऐसे। देखो यहाँ बार मैग्नेट में फील्ड लाइंस ये नॉर्थ से साउथ की तरफ रन कर रही हैं बाहर में, और यहाँ पे हमारे सोलेनॉइड में फील्ड लाइंस ये ऊपर से नीचे की तरफ रन कर रही हैं। इसलिए मैं ऊपर को नॉर्थ की तरह मान रहा हूँ और नीचे वाले साइड को साउथ की तरह मान रहा हूँ। अब देखो इसे याद करने का तरीका हमने एक पिछले वीडियो में देख रखा है, तो अगर तुम्हें वो याद नहीं आ रहा हो तो तुम पिछला वीडियो एक बार देख के आ जाओ। हाँ, अभी हम बात करते हैं सोलेनॉइड के बेनिफिट्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बेनिफिट्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे जो ये मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट, इसे हम परमानेंट मैग्नेट बुलाते हैं। मतलब कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये परमानेंटली सेट होती है, यानी कि इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है करंट के कारण। तो यानी कि अगर हम करंट को चेंज करेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये भी चेंज करेगी। अगर मैं यहाँ पे करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दूं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये बढ़ जाने वाली है, और अगर मैं करंट को डिक्रीज कर दूं तो इसकी फील्ड स्ट्रेंथ ये भी डिक्रीज हो जाने वाली है। अगर मैं करंट को बंद कर दूं, स्टॉप कर दूं, तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड ये भी गायब हो जाने वाली है। और अगर मैं करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, अभी करंट जा रही है ऐसे, और अगर मैं करंट को ऐसे भेज दूं तो फिर यहाँ पे फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये भी चेंज हो जाने वाली है, उल्टी हो जाने वाली है। ये हो जाएगा साउथ पोल और ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। तो ये तो हो गए बेनिफिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट के, कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसे हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन देखो इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि अगर मान लो कि तुम्हें कुछ काम करना है जहाँ पे तुम्हें मैग्नेट की ज़रूरत है बहुत लंबे समय तक के लिए, तो अगर तुम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें बहुत लंबे समय तक के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसे ऑन रखने के लिए। तो यानी कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक का बिल ये बहुत ही ज़्यादा आने वाला है। अगर वहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट को इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छी चीज़ होने वाली है, क्योंकि ये देखो इसकी फील्ड लाइंस ये तो परमानेंटली फिक्स है ना, तो इसमें तो कोई भी खर्चा नहीं बैठने वाला है। अब आओ इनके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पे कि हमें मैग्नेटिक फील्ड को बदलते रहने की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि MRI मशीन्स या फिर मैग्नेटिक ट्रेन्स। लेकिन अगर कहीं भी तुम्हें एक फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बहुत ही लंबे समय तक के लिए, तो वहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो एक आखिरी चीज़, मैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की फील्ड स्ट्रेंथ इसे बढ़ा सकता हूँ बिना इस करंट को चेंज किए हुए। इसके लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा एक सॉफ्ट आयरन की रॉड की। मैं इस रॉड को डाल दूंगा इस सोलेनॉइड के बीच में और इसकी मदद से इसकी फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाने वाली है। देखो कैसे, देखो आयरन जो है ना ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि इसे जब तुम मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाने वाला है, यानी कि ये एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने वाला है। तो जब मैंने इस सॉफ्ट आयरन के रॉड को इस सोलेनॉइड के बीच में डाला, यानी कि इस सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला, तो फिर ये मैग्नेटाइज हो गई और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गई, यानी कि इसकी अब खुद की मैग्नेटिक फील्ड हो गई, जो कि इस सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड में ऐड हो जाने वाली है और इसे और स्ट्रॉन्ग बना देने वाली है। अब तुम सोच रहे होगे कि राम ये सॉफ्ट आयरन इसका क्या मतलब है? देखो तो यहाँ पे जो सॉफ्ट है ना, इसका मतलब ये नहीं कि तकिए की तरह सॉफ्ट, बल्कि सॉफ्ट आयरन ये एक अलग टाइप की आयरन होती है जो कि बहुत ही जल्दी मैग्नेटाइज हो जाए और बहुत ही जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो जाए। यानी कि देखो अगर मैं इस सोलेनॉइड में के अंदर सॉफ्ट आयरन को डालूं और फिर सोलेनॉइड के थ्रू हम करंट को ऑन करें, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और ये सॉफ्ट आयरन का रॉड ये तुरंत ही मैग्नेटाइज हो जाएगा और हमारे फील्ड को स्ट्रॉन्ग बना देगा। और जैसे ही मैं करंट को बंद करूंगा वैसे ही फील्ड बंद हो जाएगी और ये सॉफ्ट आयरन का रॉड ये तुरंत ही डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इसी की तो हमें ज़रूरत है सोलेनॉइड में, कि हम मैग्नेट को करंट की मदद से कंट्रोल कर पाएं। लेकिन देखो अगर मैं यहीं पे सॉफ्ट आयरन के बजाय हार्ड आयरन की रॉड का इस्तेमाल करूं, तो देखो वैसे हार्ड आयरन ये एक अलग टाइप की आयरन होती है जिसे कि मैग्नेटाइज करने में बहुत ही दिक्कत आती है, और एक बार वो मैग्नेटाइज हो जाए तो उसे डीमैग्नेटाइज करने में और भी दिक्कत आती है। तो हाँ, अगर मैं यहाँ पे सॉफ्ट आयरन के बजाय हार्ड आयरन का इस्तेमाल करूँ, तो जैसे ही मैं करंट को ऑन करूँगा ना, तो वैसे ही ये रॉड ये मैग्नेटाइज नहीं होने वाली है। और एक बार अगर ये मैग्नेटाइज हो गई तो जैसे ही मैं करंट को ऑफ करूँगा तो ये रॉड ये तुरंत डीमैग्नेटाइज नहीं होने वाली है।
तो यार ये तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट को इलेक्ट्रिक करंट की मदद से कंट्रोल करने में मदद नहीं करेगी। तो इसलिए यहाँ पे हम सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं, और हार्ड आयरन इसका हम इस्तेमाल करते हैं परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में, क्योंकि एक बार ये मैग्नेट बन गई ना तो फिर इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये ऑलमोस्ट परमानेंट हो जाती हैं। अब आओ वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि अगर मैं एक वायर को लूं और उसे मल्टीपल टाइम्स कॉइल कर दूं एक स्प्रिंग की तरह, एक पाइप के शेप में, तो इस शेप को हम बुलाने वाले हैं सोलेनॉइड। और इसके थ्रू अगर हम करंट को पास करेंगे ना तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जो कि बिल्कुल ही सेम होगी एक बार मैग्नेट की फील्ड की तरह। अब देखो, ऐसे डिवाइसेस को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, और अगर इनके साथ हम सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करें ना तो फिर सॉफ्ट आयरन इनकी मैग्नेटिक फील्ड को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। पिछले एक वीडियो में हमने देखा है कि अगर एक कंडक्टर के थ्रू हम करंट को पास करें तो फिर ये पास में रखे हुए एक मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करने वाली है। यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये एक मैग्नेट को डिफ्लेक्ट कर सकती है, उसको पुश कर सकती है, उस पर एक फोर्स लगा सकती है। अब न्यूटन के थर्ड लॉ से तुम्हें पता होगा कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यानी कि इस केस में हमारा मैग्नेट ये भी इक्वल फोर्स के साथ इस करंट कैरिंग कंडक्टर को पुश करना चाहिए, इस पे फोर्स लगाना चाहिए। यानी कि हमारी ये करंट कैरिंग कंडक्टर ये एक फोर्स को अभी अभी एक्सपीरियंस कर रही होगी, और ये एक अमेजिंग चीज है। इसकी मदद से तुम आगे जाके ये समझोगे कि कैसे फैंस रोटेट करते हैं, कैसे वॉशिंग मशीन ये गोल गोल घूमती है। तो आओ इस वीडियो में इसी फोर्स की प्रॉपर्टीज को समझते हैं और इस फोर्स के बारे में और पता करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि कैसे एक मैग्नेट एक करंट कैरिंग वायर को पुश कर पा रहा है। तो क्या तुम्हें याद है कि कैसे हमने ये समझा था कि एक करंट कैरिंग वायर ये एक मैग्नेट को पुश कर पाता है? तो हमने वहां पे कहा था कि जब भी एक वायर करंट को कैरी करता है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और यही फील्ड है जो कि मैग्नेट को पुश कर पाता है, इस पे फोर्स लगाता है। तो यानी कि सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एक मैग्नेट इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और यही फील्ड है जो कि इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगा रही है, इसे पुश कर पा रही है। यानी कि अगर एक करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड्स ये न कि केवल मैग्नेट्स को मूव कर सकती हैं, बल्कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर्स को भी मूव कर सकती हैं। और ये तो जाहिर सी बात है ना, पिछले वीडियोस में हमने देख रखा है कि कैसे करंट कैरिंग वायर्स ये ऑलमोस्ट एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं। अब ये एक अमेजिंग चीज है यार, क्योंकि हम फील्ड की मदद से अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को भी मूव करवा सकते हैं। यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं अब एक कंडक्टर को मूव करवाने के लिए। अब इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल हम बहुत जगह करने वाले हैं, जैसे कि फैंस को रोटेट करवाने में, इलेक्ट्रिक कार्स को चलाने में, वॉशिंग मशीन्स को मूव करवाने में। अब इससे पहले कि हम ये समझें कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि इस फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ये फोर्स किन चीजों पर डिपेंड करता है, इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो अब इसके लिए लोगों ने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए, और सबसे पहले उन्होंने चालू किया एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में। अब देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब हो गया कि एक स्पेस जहां पे कि मैग्नेटिक फील्ड इसकी स्ट्रेंथ हर एक जगह पे सेम हो, इसकी डायरेक्शन हर एक जगह पे सेम हो, ना कि इस एग्जांपल की तरह। देखो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे फील्ड ये इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में। और फिर अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये भी अलग अलग है। मैग्नेट से दूर में फील्ड वीक होने वाली है और पास में स्ट्रॉन्ग। तो देखो, इस एग्जांपल में इसकी फोर्स की प्रॉपर्टीज को समझ पाना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। इसलिए चीजों को सिंपल करने के लिए हम एक ऐसा रीजन लेंगे जहां पे कि हर जगह पे फील्ड की स्ट्रेंथ ये सेम हो और उसकी डायरेक्शन भी सेम हो। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा मैग्नेट के दो बड़े बड़े पोल्स, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब याद करो कि इन दोनों के बीच में फील्ड ये कैसे दिखती थी। तो मैग्नेट के बाहर फील्ड ये नॉर्थ से साउथ रन करती है, तो फील्ड कुछ ऐसी ही दिखने वाली है। अब देखो, ये एक अच्छा एग्जांपल है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। देखो, इस स्पेस में, इस रीजन में हमारी फील्ड ये एक ही डायरेक्शन में रन कर रही है, और फील्ड की स्ट्रेंथ ये भी ऑलमोस्ट हर जगह पे सेम है। अब तुम सोच रहे होगे ये कैसे हुआ। तो देखो, फील्ड की स्ट्रेंथ को हम दिखाते हैं फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस को वेरी करके। अगर कहीं पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो तो वहां पे हम फील्ड लाइंस को पास पास में ड्रॉ करते हैं, और कहीं पे अगर फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो तो वहां पे हम फील्ड लाइन के बीच में डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, उसमें ज्यादा गैप क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस ये ऑलमोस्ट सेम है हर जगह। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हर जगह पे हमारी फील्ड की स्ट्रेंथ ये सेम ही रहने वाली है। अब देखो, इस यूनिफॉर्म फील्ड के रीजन में मैं एक करंट कैरिंग वायर को डाल के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकता हूं। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, राम तुमने यहाँ पे ये इंडिविजुअल नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल ये कहां से लाए? तो देखो, इसके लिए तुम दो बड़े बड़े बार मैग्नेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। एक बड़ा सा बार मैग्नेट यहाँ पे और एक यहाँ पे। मैंने पूरे मैग्नेट को दिखा के नहीं रखा है। या फिर तुम एक बड़े से हॉर्सशू मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये कुछ ऐसा दिखता है।
हॉर्स के शू की तरह, यानी कि घोड़े के नाल की तरह। और देखो यहाँ पे जो पोल्स है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही अरेंज्ड है जैसे कि हमें यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट में चाहिए। तो हाँ, ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन। और यहाँ पे अगर मैं एक करंट कैरिंग वायर को रखूं तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला है। अब आओ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और इसी फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। तो ये हो गई मेरी करंट कैरिंग वायर और इसे मैंने डाल दिया है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला है। तो देखो, सबसे पहली चीज हमें यह पता चली कि इस वायर पे लगने वाला फोर्स ये कैसे रिलेटेड है इस वायर के थ्रू बहने वाले करंट से। मतलब कि अगर मैं इस वायर में ज्यादा करंट को फ्लो करवाऊं ना, तो क्या ये अब ज्यादा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा या फिर कम फोर्स को या फिर सेम फोर्स को? तुम क्या सोचते हो? एक बार वीडियो को पॉज करो और उसके बारे में खुद से सोचने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। देखो, हमने ये देख रखा है कि एक करंट कैरिंग वायर ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और जब हम एक मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं ना, तो फिर ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो देखो, यहां पे इस केस में अगर हम इस करंट को बढ़ा दें तो यानी कि ये वायर एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाला है। और अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में डालो तो ये ज्यादा फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला है। तो यानी कि इस केस में अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और ये ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यही है हमारा रिजल्ट नंबर 1। मोर करंट मतलब कि मोर फोर्स। अब इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर मैं करंट को रिड्यूस कर दूं तो ये कम फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला है, या फिर अगर मैं करंट को स्टॉप कर दूं, जीरो कर दूं, तो फिर ये जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। अब एक्सपेरिमेंट से एक और नई चीज सामने निकल के आई और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे हम गेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे, और वो ये है कि जो फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर है ना, ये डिपेंड करता है एंगल पे, एंगल बिटवीन द करंट कैरिंग वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। और जब ये एंगल 90 डिग्री होगा तब ये फोर्स मैक्सिमम होने वाला है। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 2। मैक्सिमम फोर्स तब एक्सपीरियंस करेगी वायर जब वायर परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के। जैसे कि इस एग्जांपल में देख लो, हमारी करंट कैरिंग वायर ये 90 डिग्री पे है फील्ड के। अब अगर इस एंगल को मैं रिड्यूस कर दूं, ये कुछ इस एंगल पे आ जाए, तो देखो अभी करंट ये तो बिल्कुल ही सेम है, करंट की अमाउंट बिल्कुल ही सेम है, लेकिन फिर भी फोर्स ऑन दिस वायर ये रिड्यूस हो चुका होगा यार, क्योंकि ये एंगल इन दोनों के बीच का, वायर और फील्ड के बीच का एंगल, ये रिड्यूस हो चुका है। और अगर मैं एंगल को और कम करूं तो फिर फोर्स ये और ज्यादा कम हो जाने वाला है। अगर मैं एंगल को 0 कर दूं, यानी कि हमारी वायर ये पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, तो इस केस में फोर्स ये वैनिश हो जाने वाला है। अब देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसे हम बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते थे और ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट से ही आया है, तो इसे बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है? तो देखो, रिजल्ट ये है कि ये फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर ये डिपेंड करता है एंगल पे, एंगल बिटवीन द वायर एंड द फील्ड। और अगर ये एंगल 0 होगा तो फोर्स 0 होने वाला है, और अगर ये एंगल बढ़ता चला जाए तो फिर ये फोर्स भी बढ़ने वाला है, और ये फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाए। अब आखिर में हम बात करेंगे इस वायर पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन के बारे में, लेकिन यार इसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, और हमारी ये वाली वीडियो ये पहले से ही थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करते हैं। वैसे क्या तुम अभी ये गेस कर सकते हो कि फोर्स की डायरेक्शन ये किन किन चीजों पर डिपेंड करने वाली है? मतलब कि किन किन चीजों को मैं चेंज करूं तो ये फोर्स की डायरेक्शन ये भी चेंज हो जाएगी। एक बार वीडियो को पॉज करो और गैस करो। अब देखो, ये फोर्स की डायरेक्शन ये डिपेंड करने वाली है 2 चीजों पे, करंट की डायरेक्शन पे और फील्ड की डायरेक्शन पे। मतलब कि जिस डायरेक्शन में करंट बह रहा है ना, उस पर डिपेंड करेगी हमारी फोर्स ऑन दिस वायर की डायरेक्शन। अब अगर मैं इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, ये करंट अभी ऊपर जा रही है, इसे मैं नीचे कर दूं, तो फिर हमारी फोर्स की डायरेक्शन ये भी रिवर्स हो जाने वाली है। और सिमिलरली अगर मैं फील्ड की डायरेक्शन इसे रिवर्स कर दूं, तो भी फोर्स ऑन दिस वायर इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाने वाली है। लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में, तो इसे लेके तुम घबराना मत। अब हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हमने इस वीडियो में देखा कि अगर मैं करंट कैरिंग वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में डालूं तो ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला है।